हाय फ्रेंड्स, न्यू अदर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बिहार स्पेशल जीके जीएस से रिलेटेड है। इसमें दोस्तों टोटल 100 प्रश्नों को हल किया गया है। कितने प्रश्नों को हल किया गया है? 100 प्रश्नों को हल किया गया है। और ये जो है आपको आने वाली एग्ज़ाम जैसे बिहार एसएससी आपका हो गया बीपीएससी या बिहार दरोगा कहिए, है ना, या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, उन सभी एग्ज़ामों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची 1 और सूची 2 से हम लोग मिलान करते हैं। क्या है सूची 1 और सूची 2 में? तो कह रहा है ए में दिया गया है श्रीरंगपट्टनम की संधि, है ना। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1792 ईस्वी में। दूसरा है संगौली की संधि। तो संगौली की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1816 ईस्वी में। तीसरा है मंगलौर की संधि जो हुआ था 1784 ईस्वी में। और चौथा है राजपुर घाट की संधि जो हुआ था 1806 ईस्वी में। तो चलिए मिलान करते हैं। ए का 1 हो जाएगा, सी है ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत था? यानी कि कह रहा है प्रश्न में दोस्तों कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आपका ऑप्शन दिया गया है 2.6%, 2.7%, 6.8% या 8.6%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात 8.6%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता, है ना, स्त्री संघ की अध्यक्षता जो है किसने किया है? जैन ग्रंथ के अनुसार जो है स्त्री संघ की अध्यक्षता किसका अध्यक्षता करा है? स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने किया है? आपका ऑप्शन है अनुजा प्रियदर्शनी, त्रिशला, पुष्पचूला, यशोदा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अर्थात पुष्पचूला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो यदि आप नालंदा जिला के रहने वाले हैं तो भले भांति जानते होंगे कि जल मंदिर जो है बिहार शरीफ पावापुरी के पास में है, यानी पावापुरी में ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बौद्धों का प्रसिद्ध तपो मठ किस घाटी में अवस्थित है? तपो मठ का बात किया तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि तपो मठ जो है किस घाटी में अवस्थित है? तो ये स्पीति घाटी से स्थित है और तपो मठ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य पूछता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है बिहार। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है दोस्तों? कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी जो है नेपाल में गोसाई थान की चोटी से निकलती है। चलिए इसका आगे पॉइंट देखते हैं। इसमें दिया गया है कुछ नदियों और उसका उद्गम स्थल और मुहाना दिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे नदियों की बात करें दोस्तों तो जैसे कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोसाई थान की चोटी से निकलती है। और ये कहाँ जाके मिलती है? ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। गंगा नदी में कहाँ? तो कटिहार जिले के कुर्सेला में ये कोसी नदी गंगा से मिलती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बागमती जो है महाभारत श्रेणी, नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये बेगूसराय जिला के पास, बिहार में बेगूसराय जिला के पास बूढ़ी गंडक में जाकर मिलती है। नेक्स्ट है पुनपुन जो है छोटा नागपुर से निकलती है, पलामू से, और ये फतुहा के पास गंगा में जाके मिल जाती है। चौथा है फल्गु नदी भी आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और ये ताल क्षेत्र में जाके गिरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है गंगा कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो गंगा जो है गोमुख के गंगोत्री से निकलती है और गंगा जो है आपका अलकनंदा प्लस भागीरथी का क्या है?
संगम है दोस्तों। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। और ये कहाँ से निकलती है अलकनंदा, तो गोमुख के गंगोत्री से निकलती है। और कहाँ जाकर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला है गंडक। गंडक जो है दोस्तों अन्नपूर्णा श्रेणी की मानमोट तथा कोटांग के मध्य से निकलती है ना। अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कोटांग के मध्य से निकलती है कौन सी नदी, गंडक। और ये जाकर कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी में मिलती है। हाजूपुर के निकट जो है गंगा नदी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट है घाघरा। घाघरा जो है मपचाचुंगो हिमनद से निकलती है, मपचाचुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक जो है कहाँ से निकलती है, ये सोमेश्वर की पहाड़ी से चौतरवा के पास जो कि पश्चिम चंपारण में है निकलती है और मुंगेर जिला में गंगा नदी में जाके मिल जाती है। उसके बाद है कमला नदी। कमला नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है। कर्मनाशा है, कर्मनाशा भी विंध्य श्रेणी पहाड़ी से निकलती है। कमला की बात करें तो ये जाके कोसी में मिलती है और कर्मनाशा कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में। बक्सर में चौसा के निकट में गंगा नदी में मिल जाती है कर्मनाशा नदी। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो सारे पॉइंट है आपको 10 उपनदी और उनके उद्गम स्थल है, इन सभी को आप याद रखेंगे, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। आपका ऑप्शन है चित्तरंजन दास, नारायण प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, हसन इमाम। इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। कहता है बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, नारायण प्रसाद थे। उसके बाद है श्री कृष्ण सिंह, इसके एक अन्य प्रमुख नेता थे। फुलवारी में मौलाना सज्जाद द्वारा इमरात ए सरिया नामक संस्था का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप बोधगया में हुए सीरियल बम विस्फोट पर स्थल पर है। मान लीजिए कि बोधगया में जहाँ सीरियल बम विस्फोट हुआ है आप उसी स्थल पर हैं और आप उन लोगों में से हैं जो घायल नहीं हुए हैं। एक त्वरित अनुक्रिया के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो इसका सही जवाब क्या होगा। पुलिस को बुलाएंगे आप, पहले एम्बुलेंस को बुलाएंगे, अपनी खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे या घायलों की सहायता करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, पहली प्राथमिकता आपको एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में रज्जु ग्राहक या राजुक का कार्य क्या था। तो मौर्य काल में जो रज्जु ग्राहक होते थे इनका काम होता था दोस्तों भूमि की माप करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, कहाँ, तो बिहार में। इसका सही जवाब होगा मजहरुल हक। अब कहा जाए कि होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था, आप लोग बताइएगा कि होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था। चलिए बाल गंगाधर, सॉरी आप ही लोग बताइएगा। एनी बेसेंट, एक तो एनी बेसेंट थी और दूसरा कौन थी, और ये होम रूल लीग जो है कहाँ से लिया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। भारत में होम रूल लीग आंदोलन का जनक एनी बेसेंट थी। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत में होम रूल आंदोलन आयरलैंड से लिया गया है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पर विचार विमर्श के उद्देश्य से 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया था। वर्ष 1918 में श्रीमती एनी बेसेंट दो बार, एक तो 18 अप्रैल और दूसरा 25 जुलाई को, यानी 18 अप्रैल 1918 को और 25 जुलाई 1918 को श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ आई थी, पटना आई थी। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों। ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आप इन सभी को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है ना, यानी बिहार की जो शहरी आबादी है वो कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो सही जवाब होगा 11.29%। चलिए इसके संबंध में कुछ पॉइंट देखते हैं जनगणना से संबंधित। कहता है भारत में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है ना। भारत में बात करें कि सबसे कम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो वो हिमाचल प्रदेश है। और सबसे अधिक नगरीकृत राज्य की बात करें तो गोवा है। कितना प्रतिशत नगरीकृत है, तो 62.17% है। वही 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक नगरों की संख्या की बात करें तो सबसे अधिक नगर है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य का कब गठन हुआ। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है कि हम आपको 1 अप्रैल 1912 को
से अलग हो गया, है ना। और उसके बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को क्या उड़ीसा राज्य भी बिहार से अलग हो गया। फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित है, आप इसको ध्यान दें, अच्छी तरह से इसको ध्यान दें दोस्तों। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना यानी कि CMNSX से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2 अगस्त 2022 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना की मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुमोदन किया गया। एक तो ये आपका सही है। दूसरा है इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका तीसरा पॉइंट दिया गया है इस योजना के अंतर्गत केवल 140 निकायों की निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जाएगा, ये आपका गलत है। यानी कि 1 और 2 आपका सही हो गया और तीसरा गलत है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। कहता है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो सही पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। यानी कि भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, यानी कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो वो है 12वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 अगस्त 2022 को बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है दोस्तों R वेंकट रमन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे, है ना। बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो है वस्त्र उद्योग से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। ये जो 4 योजना दिया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा आपका B अर्थात मनरेगा पर, इन चारों में से मनरेगा पर सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। अवध का विलय कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1856 ईस्वी में। चलिए देखते हैं किस आधार पर किया गया था और उस समय कौन था शासक गवर्नर जनरल। तो उस समय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो था लॉर्ड डलहौजी, है ना। इन्होंने हड़प नीति का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, राज हड़प नीति का प्रतिपादन किया था और अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। अवध का अंतिम नवाब जो था नवाब वाजिद अली शाह था, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। तो 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन घोषित किया गया था तो उस समय स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किया गया था। कौन सा आंदोलन शुरुआत किया गया था, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसके विरोध में जो आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए कौन से स्रोत उपलब्ध हैं। आपका ऑप्शन है A पुरातात्विक, B साहित्यिक, C यात्रा वृत्तांत और D प्राचीन शिलालेख और E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका क्या E, यानी एक से अधिक पुरातात्विक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, यात्रा वृत्तांत भी है और प्राचीन शिलालेख भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं और अगला प्रश्न है मध्य पाषाण युग के नोक वाले औजार बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है मुंगेर, अररिया, भोजपुर, पूर्वी चंपारण। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन A हो जाएगा, यानी मुंगेर। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, है ना। ये आपको अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको BPSC के PT की दृष्टि से एक वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए आवश्यक है। आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है। अगर बिहार की नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण यानी नवपाषाण काल के संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में पूछ रहा है तो वो है चिरांद दोस्तों, जो कि सारण में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में ताम्रपाषाण युग के स्थल निम्नलिखित में से कौन है, यानी कौन सा स्थल जो है ताम्रपाषाण युग के है, तो वो है दोस्तों सेनुआर, जिसे अभी हम लोग सासाराम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी किस साहित्यिक रचना में मिलती है।
तो वो है दोस्तों शतपथ, है ना। बिहार के बारे में जो प्रथम जानकारी मिलता है वो किससे मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। किससे मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को ब्रात्य कहा गया है ना। किस ग्रंथ में कहा गया है कि मगध क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग थे उन्हें ब्रात्य कहा जाता है, वो किस वेद में वर्णित है, तो वो है ऋग्वेद में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में आर्यीकरण का प्रारंभ किस काल में हुआ था। यहाँ से दोस्तों कल लिखा गया है ना, ये काल होगा, किस काल में हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, है ना। बिहार में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, यानी सफल आक्रमण किसने किया था, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बख्तियार खिलजी। और दोस्तों इसी बख्तियार खिलजी ने हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। आपका है सुल्तान मोहम्मद, इल्तुतमिश, नुसरत शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो सही जवाब है आपका इल्तुतमिश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार का गया क्षेत्र किसके शासनकाल में दिल्ली के अधीन था। बिहार के गया क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है और ये दिल्ली के अधीन था, किसके शासनकाल में, तो ये बलबन के शासनकाल में होगा दोस्तों। अब बलबन की बात करें, इसने लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किया था। लौह एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पेट्रोल की खपत पैटर्न के आधार पर बिहार का कौन सा जिला सबसे समृद्ध जिला है, तो वो है दोस्तों पटना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किन जिलों में मक्का की खेती सबसे अधिक होती है, तो वो है कटिहार, है ना। मक्का की खेती के बारे में पूछे दोस्तों, तो बिहार में सबसे ज़्यादा मक्का की खेती कहाँ होती है, तो वो होता है कटिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कृषि को बिहार की प्रमुख क्षमता बताया है, तो वो है दोस्तों अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने बिहार की प्रमुख क्षमता बताया है, किसको, कृषि को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था, तो वो था बृहद्रथ, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर किस राज्य पर कब्जा किया था, तो वो है दोस्तों अंग। बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को हरा दिया था, अब ब्रह्मदत्त को हरा करके क्या किया था, तो अंग पर कब्जा कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों इस युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध में क्या किया गया था, पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मगध वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो वह दोस्तों बिंबिसार। और इन्होंने किस वंश का संस्थापना किया था, तो हर्यक वंश की स्थापना किया था। कौन सा वंश का स्थापना किया था, हर्यक वंश का। और इसे इसका ही पुत्र अजातशत्रु क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन हत्या कर देता है, इसका पुत्र अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अजातशत्रु ने राठमुसला और महाशिलकंटक जैसे हथियारों का इस्तेमाल किस युद्ध के खिलाफ किया था, यानी लिच्छवी के खिलाफ जब युद्ध लड़ा था तो उसके विरुद्ध में जो है राठमुसला और महाशिलकंटक जैसे हथियारों का उपयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अजातशत्रु ने पोटली नामक गांव के पास गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किले का निर्माण किया था। अजातशत्रु पोटली नामक गांव के पास गंगा और सोन के संगम पर एक किले का निर्माण किया था, जो कालांतर में पाटलिपुत्र शहर के रूप में विकसित हुआ। इस किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के साथ युद्ध की प्रत्याशा में किया गया था, तो वो था बज्जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मगध का शासक अजातशत्रु किस वंश का शासक था, तो अजातशत्रु दोस्तों हर्यक वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये तो सब लोग जानते होंगे, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, तो हाजीपुर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी बिहार किस लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तरी बिहार की बात करें दोस्तों, तो जैसे देखिए उत्तरी बिहार जो है बाढ़ के लिए फेमस है, यहाँ ज़्यादा बाढ़ होती है। बाढ़ ज़्यादा आने से यहाँ से पानी की मात्रा भरपूर होता है। जब पानी की मात्रा भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगा तो यहाँ की कृषि काफ़ी अच्छी होगी, कृषि क्या होगी, अच्छी होगी। ऐसे दोस्तों हम पश्चिम चंपारण की बात करें, खास करके पश्चिम चंपारण में, तो यहाँ जो है गन्ना की खेती अधिक होती है। तो चलिए इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात कृषि समृद्धि। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया, किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन आयोजित किया गया, तो वो किया गया था श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चलिए देखते हैं, 1878 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? दोस्तों वर्ष 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। उन्होंने 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो अपना 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? तो बिहार में दोस्तों राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितना है? जबकि विधानसभा की बात की तो विधानसभा में 243 सीट है। कितना है? 243 सीट है। चलिए आगे देखिए, यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, विधानसभा में 243, विधान परिषद में 275, जबकि लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगीर था, है ना। इससे दूसरा नाम क्या है? गिरिब्रज भी कह सकते हैं हम लोग, गिरिब्रज अर्थात राजगृह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? बिहार का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहा जाता है? तो वो हाजीपुर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मेरा, कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक किस वंश से संबंधित है? तो वो है दोस्तों शुंग वंश से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सही तथ्य कौन है? सही तथ्य की पहचान करना है। तो पहला है, पुराणों के अनुसार मगध का प्रथम राजवंश बृहद्रथ था। ये सही है, बृहद्रथ पहला राजवंश था। दूसरा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये भी सही है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। शुंग वंश का प्रथम शासक बृहद्रथ था। ये गलत है, शुंग वंश का प्रथम शासक बृहद्रथ नहीं था। ठीक है, सॉरी शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो शुंग वंश की स्थापना किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो ये गलत है। अगला है, कण्व वंश का शासक जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये भी गलत है। कण्व वंश का जो शासक था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का था। तो यानी आपका सी और डी दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। तो सही हो गया ए और बी। करा कौन से कथन सही है? इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ये हो जाएगा, अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस महाजन पद का विस्तार वर्तमान बिहार के क्षेत्र में था? महाजन पद का विस्तार जो है वर्तमान बिहार के क्षेत्र में था। मगध था, बज्जी था, अंग था, अस्मक था। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ए, बी और सी, यानी मगध, बज्जी और अंग, ये तीनों जो है वर्तमान बिहार के क्षेत्र में था। बाकी अस्मक की बात करें तो अस्मक कहाँ से था? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है? आपका एक है यह बौद्ध ग्रंथ है, बी है यह जैन ग्रंथ है, सी है इसमें महाजनपदों का उल्लेख है, डी है इसमें सूर्यगुप्त की विजय अभियानों का उल्लेख है, ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपको यहाँ कहा जा रहा है किसके बारे में? अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है? तो अंगुत्तर निकाय की बात किया जाए तो ये जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, ये तो सही है। चूँकि ये बौद्ध ग्रंथ है तो जैन ग्रंथ नहीं होगा, बी गलत हो गया। इसमें महाजनपदों का उल्लेख है, ये भी सही है, यानी एक से अधिक सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बौद्ध धर्म में पहली बार विभाजन किस संगीति इसमें हुआ था? तो बौद्ध धर्म दोस्तों दो भागों में बट गया था, है ना। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया था? दो भाग में, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म जो है कह रहा है पहली बार बौद्ध धर्म विभाजन किस संगीति में हुआ था? प्रथम संगीति में हुआ था, द्वितीय में हुआ था, तृतीय में हुआ था, चतुर्थ में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थात द्वितीय। अब हम आप लोग को बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कुल कितने बौद्ध संगीति हुई थी। तो कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक। पहला बौद्ध संगीति, दूसरा, तीसरा, चौथा। और चारों बौद्ध संगीति हुए हैं, ये चारों बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुए थे, है ना। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सैंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? बी ए स्मिथ ने किया था, डी आर भंडारकर ने किया था, आर के मुखर्जी ने किया था, विलियम जोन्स ने किया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी अर्थात विलियम जोन्स ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मगध के राजवंशों के रूप में सही क्रम क्या है? तो हम मगध के राजवंश की बात करें दोस्तों तो हम जानते हैं कि सबसे पहले बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश आया। आपको कौन सा वंश आया? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन आया? तो शिशुनाग वंश आया, है ना। शिशुनाग वंश के बाद ध्यान देखें, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा आया? तो नंद वंश आया, ठीक है। नंद वंश के बाद तो मौर्य वंश के बाद क्या आया था दोस्तों? तो शुंग वंश आया था।
और उसके बाद कण्व वंश, तो ये तो गलत हो गया। तो चलिए और देखते हैं हर्यक वंश किसमें, पहले हर्यक वंश मौर्य वंश, ये भी गलत हो गया आपको। हर्यक वंश शिशुनाग वंश मौर्य वंश, ये भी गलत हो गया, बी भी आपका गलत है। तो इसका में कोई सही नहीं है ना, उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब चूंकि कोई सही नहीं है तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, मगध के राजवंशों के रूप में सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले बृहद्रथ वंश था, बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद कण्व वंश, यानी पहले शुंग वंश फिर कण्व वंश, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी दिया गया है सही क्रम है, क्या है, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है और फिर कण्व वंश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष किस विषय का अधिकारी होता था। तो सीताध्यक्ष जो होता है कृषि विभाग का अधिकारी होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में माना जाता है ना। तो वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के निर्माण शासन काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के जीवन काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। तो बुद्ध के जीवन काल में कोनो बौद्ध संगीति नहीं हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म से संबंधित सही तथ्य कौन है। तो जैन धर्म से संबंधित सही तथ्य कौन सा है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कह रहा है जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता था। जैन धर्म की शुरुआत 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुई थी। जैन धर्म की 23वें तीर्थंकर की मृत्यु गया में हुई थी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह वृषभ है। तो सही दोस्तों है, इसमें जो है सभी के सभी क्या है, गलत है, सारे के सारे तथ्य क्या है, गलत है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति वर्तमान बिहार के किस स्थान पर संपन्न हुआ था। तो प्रथम जैन संगीति जो है वो हुआ है दोस्तों पटना में। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो स्थूलभद्र ने की थी। किसने किया था, स्थूलभद्र ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस मगध शासक के ने अवंती को अंतिम रूप से जीतकर मगध में मिला लिया था। कह रहा है कि कौन सा मगध शासक है जो अवंती को जीत करके क्या किया था, मगध में मिला लिया था। तो उसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, बिंबिसार होगा, अजातशत्रु होगा, उदयन होगा, कालाशोक होगा या कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ये चारों में से कोई नहीं होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन ये सही होगा। अगर ये चारों में से कोई नहीं है तो अवंती को किसने विजित किया था और मगध में मिलाया था, तो वो है दोस्तों शिशुनाग। किसने है किया था, शिशुनाग ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मगध शासक का नाम कुनिक भी था। तो कुनिक तो है अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध कब हुई थी। 9 अप्रैल 1757, 1 मई 1757, 25 मई 1757, 23 जून 1757। तो हम लोग जानते हैं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ वो हुआ था 23 जून 1757। किसके किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला के और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और इसी युद्ध से जो दोस्तों, इसी युद्ध से क्या हुआ था कि जो अंग्रेज है, अंग्रेजों को वर्चस्व स्थापित किया था कहाँ पर, बंगाल में, है ना। इससे बहुत ज़्यादा उन्हें क्या, इस युद्ध में विजयी होने से वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए थे। और तत्पश्चात कुछ समय के बाद 1774 बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर युद्ध में उन्होंने क्या किया था, पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस जिले में मार्शल लॉ लागू किया था। ऑप्शन ए है पटना, शाहबाद, मुंगेर और चंपारण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक से एक अधिक सही है। कौन कौन है, तो पटना है, शाहबाद है और चंपारण है। इन तीनों पर क्या किया था, अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, अवध के शाह ने वीर कुंवर सिंह को कहाँ का फरमान प्रदान किया था। ऑप्शन है आजमगढ़, बलिया, कानपुर, बनारस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए आजमगढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज यात्री ने सबसे पहले बिहार का यात्रा किया था। पीटर मुंडी ने किया था, रॉल्फ फिच ने किया था, मैंड्रिक ने किया था, जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन को फिर से देखिए, कहता है किस अंग्रेज यात्री ने सबसे पहले बिहार का यात्रा किया। किस अंग्रेज यात्री ने सबसे पहले क्या किया था, बिहार का यात्रा किया था। सबसे पहले बिहार का यात्रा किसने किया था, तो वो किया था रॉल्फ फिच। और ये दोस्तों ये अंग्रेज यात्री था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह जो है दोस्तों 1831-32 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार के गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो गया अधिवेशन 1920 में हुआ, 22 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। और इसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, CR दास थे। CR दास यानी चित्तरंजन दास थे। बिहार में गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, है ना। और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। दोस्तों ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 1908 ईस्वी में बिहार के किस जिला के डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मैंने किस जिला के डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड थे, है ना, यानी किंग्सफोर्ड किस जिला के डिस्ट्रिक्ट जज थे जिसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था वर्ष 1908 ईस्वी में? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा से असंबद्ध यानी कि असत्य तथ्य की पहचान करें। इसका गठन लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए थे। इसके महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा बनाए गए थे। इसके महासचिव बिहार के मोहम्मद जुबैर बनाए गए थे और प्रयुक्त में से कोई नहीं, प्रमुख में से एक से अधिक। तो कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था किस वर्ष? 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? नीचे 4-5 कथन दिए गए हैं और उनमें से कौन सा असत्य है? तो चलिए देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ किया गया था? लखनऊ में। ये तो सही हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ये भी सही थे। और इसके महासचिव कौन थे? तो प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे, ये भी आपका सही हो गया। डी आपका गलत हो जाएगा। इसके महासचिव बिहार के मोहम्मद जुबैर बनाए गए थे, ये गलत है। तो हमारा सही जवाब जो होगा क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। असत्य कथन की पहचान करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिहार में स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल बारी, दीप नारायण सिंह, श्री नारायण प्रसाद और मजहरुल हक। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अर्थात नारायण प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ पॉइंट दिया गया है। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। किस वर्ष किया था? 1923 ईस्वी में। किस लिए किए थे? तो असहयोग आंदोलन स्थगित होने के कारण जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था तो इन्होंने क्या किया था? स्वराज दल की स्थापना किया था। और बिहार में स्वराज दल के पहले सचिव कौन थे? अब्दुल बारी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करते हुए नंगी हड़ताल किया था? तो कहाँ के किया था दोस्तों? तो छपरा के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन मुख्य रूप से किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चला था? यानी किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन किया गया था? तो वह है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में किया था। ठीक है, और नमक आंदोलन से नमक बनाकर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ था? आसन इमाम के, सरफराज हुसैन, सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना मजहरुल हक के स्थापना में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हुंकार पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो हुंकार पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था वो सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कुछ हुंकार पत्रिका से संबंधित। कहता है सहजानंद सरस्वती जो है वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की है ना। हुंकार हिंदी भाषा का साप्ताहिक पत्रिका था और यह पटना से प्रकाशित होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? आगे आपका द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों सवाकामी ने। और पहले बौद्ध संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, तीसरे का मोगलीपुत्र तीस ने और चौथे का वसुमित्र, है ना। चलिए यहाँ से फिर से देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। ठीक है, दूसरे बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो सवाकामी ने किया था। तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। मोगलीपुत्र तीस ने किया था। और चौथा का किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बोधि मुंडा मठ कहाँ स्थित है? बोधि मुंडा मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपका सिक्किम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो इसका जो सही जवाब होगा बिहार। बोधि मुंडा मठ कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी में पटना का विद्रोही जिसे अंग्रेजों ने फांसी दे दिया था, तो वो थे दोस्तों पीर अली। कौन थे? पीर अली। और ये पटना सिटी में रहने वाले थे, पुस्तक विक्रेता थे। चलिए इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। क्या कहता है कि 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध एक जुलूस निकाली गई थी।
उसी समय अंग्रेज ऑफिसर लायल कुछ सैनिकों के साथ जुलूस को रोकने आए। पीर अली ने लायल को गोली मारकर ढेर कर दिया। उसके बाद अंग्रेज ऑफिसर रेटर पीर अली को गिरफ्तार कर लिया, है ना। क्या किया कि पीर अली जो है किसको गोली मार दिए थे, तो एक अंग्रेज ऑफिसर था लायल। कौन था? लायल। लायल को जो है पीर अली जी ने गोली मार दिया, है ना, और वो वहीं पे ढेर हो गया। उसके बाद 2-3 4 दिन के बाद क्या किया, एक और अंग्रेज ऑफिसर है जिसका नाम है क्या, रीटर। वो पीर अली को गिरफ्तार कर लिया और पीर अली और उनके 14 साथियों को क्या किया गया, फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रोहतास क्षेत्र बिहार के निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी मैदान में, पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिण पश्चिम के भाग में और तराई क्षेत्र में। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी दक्षिण और पश्चिम के भाग में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले हुआ था पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट किया था? तो उसे नष्ट किया था शशांक ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु के तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है ना। कौन सा? कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया और चीनी परंपरा के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्य बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 202। क्या हो जाएगा? 202। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट? राज्य बजट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 202 में किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष आगामी 1 वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति देगा। इसी विवरण को वार्षिक वितरण विवरण या बजट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा बुलाए जाने पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया था? तो बुलाया था दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजकुमार शुक्ल जो है बिहार के पश्चिम चंपारण के मुरली भरवा ग्राम के निवासी थे और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी थे। दिसंबर 1916 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में चंपारण के किसानों को प्रतिनिधि बनकर लखनऊ गए थे। वहाँ उन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों की स्थिति से अवगत करवाया और गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन में कितने जिले थे? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका 6। उस पटना, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बिहार जो है स्वायत्त प्रांत नहीं था, है ना। बिहार एक अलग प्रांत नहीं था उस समय, जो क्या है, यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसे पटना डिवीजन के अंतर्गत संगठित किया गया था। विद्रोह के समय पटना डिवीजन में 6 जिले थे। विद्रोह के समय पटना जिले में कितने डिवीजन थे? 6 जिले थे। जब 1857 की विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुआ था, उस समय पटना डिवीजन में 6 जिले थे। कौन कौन था? तो पहला पटना, बिहार, सारण, शाहाबाद, तिरहुत और चंपारण था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में मुख्यतः किसका उपयोग होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। चलिए इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया दोस्तों, पहले इसे देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए सर्व प्रमुख आवश्यक कच्चा माल चूना पत्थर है। इसकी मात्रा कुल भर का 60 से 65% तक होता है। यानी कि चूना पत्थर जो है, सीमेंट में चूना पत्थर का मात्रा कितना होता है? 60 से 65% तक होता है। बिहार में चूना पत्थर राज्य के दक्षिण पश्चिम पठारी भाग में स्थित कैमूर की पहाड़ी के क्षेत्र से प्राप्त होता है। बिहार में सीमेंट उद्योग का विकास कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित रोहतास जिले के बंजारी एवं डालमिया नगर में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कांच उत्पादन का क्षेत्र है, यानी कांच का उत्पादन कहाँ होता है? पटना में होता है, दरभंगा में होता है, कटिहार में होता है, भागलपुर में होता है। सारी जगहों में होता है दोस्तों। सारे जगह जो है कांच उत्पादन का केंद्र है। पटना भी है, दरभंगा भी है, कटिहार भी है और भागलपुर में है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार को मुख्यतः कहाँ के मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? बिहार को किस मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नूहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात सिकंदर लोदी। क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के मध्यकालीन इतिहास में 1495 से 1530 के आसपास नूहानी वंश के नाम से एक राजवंश था और इस वंश का उदय जो है सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था?
तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो मौर्य अभिलेखों की जो लिपि थी कैसी थी? ब्राह्मी। और इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा क्या था दोस्तों? प्राकृत था, है ना। भाषा क्या था? प्राकृत था और लिपि ब्राह्मी थी। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने किसान काश्तकारों को नेतृत्व प्रदान किया था? तो वो प्रदान किया था स्वामी विद्यानंद ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। मुंगेर में गठित किसान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? किसान सभा का उपाध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कृष्ण सिंह के। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में एक किसान सभा का गठन किया गया था। यानी कि जो मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर थे। मुंगेर में गठित किसान सभा का उपाध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह, और जबकि सचिव की बात करें तो वो थे सिद्धेश्वर चौधरी और नंद कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात मधुसूदन दत्त। और नील दर्पण का रचना किसने किया था? तो दीनबंधु मित्र ने किया था। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। मोतिहारी में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो मोतिहारी में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है गोरख प्रसाद ने प्रदान किया था। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों को होना आवश्यक है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात कुल सदस्यों का 20वां भाग का। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। कहता है ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा दी जाती है ना। जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसकी सूचना किसके द्वारा दी जाती है? ग्राम पंचायत के कार्यालय द्वारा। और इसे डुगडुगी पिटवाकर अथवा यथाविहित प्रचार के अन्य माध्यमों से जनता को जानकारी में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केसरिया स्तूप की खोज 1998 ईस्वी में निम्नलिखित पुरातत्वविदों ने में से किसके नेतृत्व में एक खुदाई के दौरान हुई थी? तो वो है दोस्तों के मोहम्मद। के मोहम्मद के नेतृत्व में एक खुदाई हुई थी जिसमें केसरिया स्तूप की खोज हुई थी 1998 ईस्वी में। और केसरिया स्तूप कहाँ है? तो बिहार के चंपारण जिला में केसरिया नामक स्थान पर स्थित है। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।